हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू दिस सेशन। और आज इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग टू दिस सेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर आपने इससे पहले कभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स, योर ऑफिस ग्रुप। आपका जो ऑफिस का ग्रुप है, अगर वो व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है, टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है, तो वहाँ पे भी इसे शेयर कर दीजिएगा। ऑल्सो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन ऑन एफबी, आप भी अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हो जिससे उनको भी सेशन का हेल्प मिल जाए। नाउ देयर वाज समथिंग जो आप लोग बोल रहे थे कि यू आर मोर इंटरेस्टेड फॉर एन इवनिंग बैच एंड यू वर रिक्वेस्टिंग फॉर अ न्यू इवनिंग बैच। तो हियर इज अ गुड न्यूज, जो बैच है वो शुरू हो रहा है 15 फरवरी से 7:30 टू 9 PM टाइमिंग रहेगा। नाउ अगेन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो बैच है इवनिंग का, दिस इज द मोस्ट डिमांडेड बैच। इसमें आपके जो स्लॉट्स होते हैं वो बहुत रिजर्व स्लॉट होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस बैच, आज से एनरोलमेंट शुरू हो गया है। आपको इसके लिए विजिट करना पड़ेगा adda247.com और वहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी, बैच की सारी डिटेल्स एंड ज्वाइन करने का प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो यू कैन स्टे विद मी एंड यू कैन लर्न द प्रोसेस एंड यू कैन एनरोल टुडे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द 9th क्लास और इस 9th क्लास में अगेन वील बी डिस्कसिंग द सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट वी डू रेगुलरली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द करंट यील्ड ऑन अ बॉन्ड इज इक्वल टू, जो एक बॉन्ड होता है उस पर जो करंट यील्ड होती है, रिटर्न यील्ड इज बेसिकली योर रिटर्न। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? तो जो रिटर्न होता है बॉन्ड का वो किस चीज के बराबर होगा? वेदर इट इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस, एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, और द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज डिवाइडेड बाय द एनुअल इंटरेस्ट, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, बॉन्ड में यू गेट अ रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या होता है भाई? रिटर्न इज वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, राइट, उस पर आपको क्या मिल रहा है। अब आप इसे अमाउंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट एट लार्ज लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप बात करोगे, डिस्कस करोगे, तो ये सब परसेंटेज में बात की जाती है। हमने 100 रुपीज़ कमाए, 200 रुपीज़ कमाए, ये हम डोमेस्टिक या फिर इंडिविजुअल लेवल पे बात कर सकते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स और ऑर्गेनाइजेशन तो वो परसेंटेज में बात करते हैं। तो इसीलिए ये जो रिटर्न है हम परसेंटेज में निकालते हैं, जिससे इसका इम्पैक्ट हम समझ पाए, रिलेवेंस समझ पाए। तो वन थिंग इज कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट? तो जो भी आपने रिटर्न कमाया है, सो बॉन्ड पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, यू गेट कूपन, दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, एंड दैट इज एन एनुअल इंटरेस्ट बेसिकली। ठीक है, और ये आपने किस में कमाया है? मार्केट प्राइस पे, दैट मीन्स योर करंट मार्केट प्राइस इनटू 100। वही आप इसे अमाउंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, बट अगेन आई एम सेइंग इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको परसेंटेज की जरूरत होती है। सो फॉर्मूला क्या हो जाता है? एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100। और अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कितना रिटर्न कमाया है ऑर्गेनाइजेशन ने, कितना रिटर्न कमाया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड। ठीक है, सो दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। Next one, which of the following is correct regarding the authorized capital of a company? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है with respect to authorized capital? Now what is authorized capital? एक कंपनी जब शुरू होती है तो वो शुरू ही कैपिटल से होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ठीक है, इट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ये वो पैसा है जो कि जो ओनर होता है वो इन्वेस्ट करता है। अब इसमें अलग अलग आप बोल सकते हो टाइप्स होते हैं कैपिटल के। और ऑथराइज कैपिटल जो वर्ड यूज होता है ना, दिस इज यूज विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज। ठीक है, कैपिटल एक बड़ा रैंडम वर्ड है जो कि किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे यूज हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में भी यूज हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में भी यूज हो सकता है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल वर्ड जो है, दिस इज स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर कंपनीज। तो जो कंपनी स्टैब्लिश होती हैं, रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट, उनके लिए ये टर्म आता है ऑथराइज कैपिटल। Now what is authorized capital? Now एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, there is no limit to the owners, right? तो ये जो ओनर्स कमिट करते हैं, राइट, इस जो कमिटेड कैपिटल है उसको हम कुछ और बोलते हैं। कंपनी को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो सोचा होता है वो कैपिटल अलग होती है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है ऑथराइज कैपिटल का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि ये वो मैक्सिमम कैपिटल है, राइट? दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है। ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है
राइट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए. सो इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी मे रेज, राइट, ड्यूरिंग दी ऑपरेशन. जो कंपनी ऑपरेशंस कर रही है उसके दौरान वो कितना पैसा रेज कर सकती है, दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल. और कंपनी को स्ट्रेट फॉरवर्डली पहले ही बताना होता है. ठीक है. सो point is it is mentioned in memorandum of association. Yes indeed it is. Why? Because see ये तो पहले ही बताएंगे ना कि हम सोच रहे हैं इतना कैपिटल हम रेज करेंगे. Now there might come a question in your mind कि भाई क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं, या देर आर अगेन रूल्स फॉर दैट ऑल्सो. तो हमें उतना डीप में नहीं जाना कि बढ़ाएंगे कैसे, बट द क्वेश्चन इज कि येस इट इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नाउ दिस कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस एंड इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कंपनी कैन रेज. अगेन आई टोल्ड यू दैट इज करेक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, विच इज ऑल्सो करेक्ट. नॉमिनल और रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी रजिस्टर होने जा रही होती है तो ये मेंशन किया जाता है. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. Then moving to the next question. When the partly paid shares are forfeited, which amount is forfeited? जब एक partly paid share forfeit हो रहा होता है तो कौन सा ऐसा amount है जो forfeit होता है? That is face value of the share, paid up value of the share, face value less paid up value, any of the above, whichever is high. Now, what do you mean by forfeiture? Forfeiture का मतलब क्या होता है? ठीक है. Forfeiture का basically मतलब होता है cancellation. शेयर को कैंसिल कर देना, राइट. तो जब भी एक शेयर कैंसिल होता है तो कौन सा अमाउंट कैंसिल होगा या फोरफीट होगा, जो फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू भी, बिकॉज कंपनी के लिए मार्केट वैल्यू का कोई मेजर यूज नहीं है ऐसे, मतलब फोरफीचर में. तो जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसके लिए मैटर क्या करता है, फेस वैल्यू. इसीलिए फेस वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट वन, द बैलेंस इन द रियल और पर्सनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, transferred to P&L account, carried over to next year, closed at the year end. जो बैलेंस होता है रियल या फिर पर्सनल अकाउंट में, उसे हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, या फिर अगले साल ले जाते हैं. सी रियल और पर्सनल में बेसिकली जो चीजें आती हैं वो या तो आपकी असेट हो सकती हैं, ठीक है, या फिर वो आपकी लाइबिलिटीज हो सकती हैं. यही दो चीजें आती हैं, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, वो तो नॉमिनल में आता है. ठीक है. तो जितने भी असेट और लाइबिलिटीज हैं उन्हें हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, वी ट्रांसफर देम टू बैलेंस शीट. ठीक है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी ऐसी एक स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है? नंबर 1 इज जर्नल इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री. पॉइंट नंबर 2 इज बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. Point number 3 is cash book is a ledger account also. Point number 4 is credit sales are not recorded in the cash book. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या जर्नल एक बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री है? क्या बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है? ये तो करेक्ट है. कैश बुक इज लेजर अकाउंट ऑल्सो. येस. वाई? बिकॉज जब भी बुक वर्ड ऐड हो जाता है इट इज अ स्पेशल जर्नल, या फिर हम उसे बोलते हैं सब्सिडरी बुक. ठीक है. तो या तो वो होता है स्पेशल जर्नल या फिर होता है सब्सिडरी बुक. तो वो लेजर भी है प्लस जर्नल भी है. देन क्रेडिट सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बिल्कुल. वाई? कैश बुक में तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, यानी नगद में जो इनकम आई है या नगद में जो पेमेंट हुआ है हम उसे ही रिकॉर्ड करते हैं. सो क्रेडिट सेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, यानी जर्नल इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री. ये स्टेटमेंट गलत है. मैं एक बार क्लीन करके आपको समझा देती हूँ विच स्टेटमेंट इज द आंसर ओवर हियर. इट इज ऑप्शन नंबर 1. वाई? बिकॉज जर्नल जो है वो एक प्राइम एंट्री की बुक है. बिकॉज आप जो आपका वाउचर होता है, एविडेंस होता है, उसे तुरंत देख के आप सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करते हो. दैट इज वाई इट इज अ प्राइम एंट्री बुक. ठीक है. फर्स्ट प्लेस पे आप यहीं पे एंट्री करते हो. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द अदर स्टेटमेंट, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट वन, which of the following statement is not correct? Normally the cash book shows debit balance. The cash book shows debit balance in case of overdraft. Normally the passbook shows credit balance. The cash book shows debit balance in case of overdraft. True. These are the option. तो जो कैश बुक है क्या वो डेबिट बैलेंस शो करती है? आंसर इज ट्रू. नॉर्मली कैश बुक, कैश का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डेबिट का नेचर होता है. तो वो नेगेटिव बैलेंस नहीं, वो डेबिट बैलेंस शो करेगी जनरली या नॉर्मली. ठीक है. The cash book shows debit balance in case of overdraft. Now these are true contradictory statement. अगर आपका डेबिट बैलेंस है, राइट, और अगर ओवरड्राफ्ट भी हो रहा है तो डेबिट बैलेंस नहीं होगा. कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा. ठीक है. और आपको क्या फाइंड करना है, विच इज नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन,
ट्रायल बैलेंसेस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, दैट इज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस, जनरल ट्रायल बैलेंस. जो ट्रायल बैलेंसेस हैं या ट्रायल बैलेंस है उसका जो नेचर होता है वो किस टाइप का हो सकता है. सो बेसिकली दो कैटेगरी होती है ट्रायल बैलेंस की. जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ना, देयर आर टू वेज फॉर दैट, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल. एंड यू विल फाइंड कि अकाउंट्स में, फाइनेंस में देयर आर टू वेज टू डील विद समथिंग, लाइक ट्रेडिशनल और मॉडर्न हमेशा रहता ही है. एक होता है आपका ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और दूसरा होता है आपका नेट ट्रायल बैलेंस. ठीक है. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस ट्रायल बैलेंस? सी यहाँ पे ना टोटल लिया जाता है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं निकाला जाता है, टोटल लिखा जाता है. डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस आते हैं. एंड नाउ दिस इज नॉट फॉलोड, दिस इज नॉट फॉलोड, वी फॉलो नेट ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं एंड दैट इज द फाइनल बैलेंस दैट यू टेक फॉरवर्ड, राइट. तो आंसर तो यहीं पे खत्म हो जाता है विद ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज ओवर हियर दिस वन. लेकिन दिस इज द कॉन्सेप्ट, वी डोंट यूज दिस मेथड, वी यूज नेट ट्रायल बैलेंस मेथड, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो बैलेंस होता है, ठीक है, हम उस बैलेंस को कंसिडर करते हैं. ठीक है, बैलेंसिंग फिगर लेके आगे प्रोसीड करते हैं. Then next one, question number 8. The firm paid salary to one of its employee and debited his personal account. What is the rectification entry? Rectification entry क्या होगी? सैलरी जो है पे करी थी एम्प्लॉय को और उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया. तो लेट्स से एंट्री क्या कर दी होगी, एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. होनी क्या चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो हमने यहाँ पे, ये तो हमारा सही हुआ है. एंट्री क्या बन जाएगी, जो हमें डेबिट करना था वो हम डेबिट कर देते हैं और जो हमने गलती से डेबिट किया था उसको नलिफाई करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं. सो टू एम्प्लॉय अकाउंट. आई होप दैट इज क्लियर. तो अब आंसर मैच कर लेते हैं, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, राइट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. आप पहले रेक्टिफाइड एंट्री लिख लो, आप करेक्ट एंट्री लिखो, आप रॉन्ग एंट्री लिखो, आप देखो सेम क्या क्या हुआ है. जो गलत डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दो, या जो गलत क्रेडिट हुआ है आप उसे डेबिट कर दो, एंड वाइस वर्सा. Next one, question number 9. Which of the following is not an example of deferred revenue expenditure? So basically deferred revenue क्या होता है, या deferred revenue expenditure क्या होता है? ऐसे expenditure जिनका amount काफी large होता है और उनका benefit हम over the time period utilize करते हैं. ठीक है. Now large expenditure on advertisement, expenditure for issue of raising loan, expenses relating to formation of a company, purchase of fixed asset. Now परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली चेक करो तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज अ इनकम जनरेटिंग एक्सपेंडिचर. तो आंसर यहीं से क्लियर हो जाता है, डी है. बट अगेन एडवर्टाइजमेंट जो है, आप एक बार उसके लिए अमाउंट स्पेंड करते हो और उसका जो बेनिफिट है वो ओवर द टाइम मिलता है. आप अगर लोन रेस करते हो और उसके लिए कोई खर्चा कर रहे हो, ठीक है, तो अगेन आपको जो लोन है वो 10 साल 15 साल के लिए मिला है, राइट. नेक्स्ट, अगर कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो कंपनी भी तो सालों साल चलेगी. तो ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका अमाउंट ज्यादा होता है और बेनिफिट ओवर द इयर्स मिलता है, उसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. सो नाउ ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इट. ये तीनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है. और परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. दैट इज द राइट आंसर कि ये जो है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. Towards the last question of the day, wages paid to labor for construction of factory building is a capital expenditure because it increases the earning capacity, the benefit is for long period, it is non-recurring in nature, all of the above. What do you think is the right answer? जो हम wages pay कर रहे हैं वो क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, इसका जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक रहेगा और ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है. यू आर नॉट गोइंग टू इनकर दिस एक्सपेंडिचर अगेन एंड अगेन, राइट. तीनों पॉइंट्स करेक्ट है क्योंकि आप देखो दिस इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. हम लोग रूल क्या पढ़ते हैं कि द कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज कि वट एवर ऑल्सो AS 10 जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी सेम रूल बोलता है कि जितना भी आपने एक्सपेंस इनकर किया है, right, up to the installation of the machinery, before it is, before it starts working, तब तक जितना भी कॉस्ट आपने इनकर करा है that will be added in the cost of the product. That is why it is a capital expenditure. So आंसर क्या हो जाएगा, all of the above. Okay, so I hope आपके जो ये क्वेश्चंस हैं वो सही हो, राइट. अगेन अब मुझे पता नहीं कि कितने सही है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट मेंशनिंग मी. जो चैट है उसमें आप मुझे बताते जाओ जल्दी से कि क्या आपने आज का रिजल्ट स्कोर किया है. मीनवाइल मैंने आपको जो प्रॉमिस करा था कि आई एक्सप्लेन यू द प्रोसीजर कि हम कैसे बैच को एनरोल करते हैं, वो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ.
सो द प्रोसीजर इज वेरी इजी. आपको क्या करना है, यू विल हैव टू विजिट adda247.com. तो आप adda247.com विजिट करोगे. जैसे ही आप विजिट करोगे आपको एक ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन JIB. जैसे आप JIB पे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले मिल जाएगा 3.0 बैच. नाउ दिस थर्ड बैच इज अ इवनिंग बैच. ठीक है. मॉर्निंग बैच भी अभी शुरू हुआ है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो. आप इवनिंग बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अगेन आई एम सेइंग टाइम इसमें जो होता है रजिस्ट्रेशन का, दैट इज लिमिटेड बिकॉज देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एंड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशन फॉर इवनिंग टाइमिंग. तो आप आज से ही एनरोल करवाना शुरू करवा दीजिए. वही आपका 15 फेब से क्लास हो रही है. 90 डेज का प्रोग्राम है वेयर यू विल गेट 1.5 आवर्स ऑफ क्लासेस. ठीक है. फॉलोड बाय योर रिकॉर्डेड क्लासेस ऑल्सो एंड एन इंटरैक्टिव लाइव प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हमसे रियल टाइम बेसिस पे डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ यू विल ऑल्सो गेट ई बुक्स फॉलोड बाय योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है. तो बैच में एनरोल करवाने के लिए आपको क्या करना है, यू विल हैव टू यूज योर एक्चुअल ईमेल आईडी. तो डोंट यूज व्हाटएवर आई एम राइटिंग ओवर हियर. ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ. आप एक्चुअल ईमेल आईडी यूज करिएगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज कूपन कोड Y183 टू गेट डिस्काउंट. तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, आपको जो प्राइस है वो कम हो जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जो प्राइस है वो 14,000 का दिख रहा है, राइट. तो ये जो प्राइस है ना ये कम होके कितना हो जाएगा, दिस विल कम डाउन टू so you have to click on apply. Maybe I think we are facing a problem. Just 1 minute, we'll refresh and we'll start again. तो आपने email ID लिखा and you have to use the code Y183 and you have to click on apply. ठीक है. आप जैसे ही कूपन अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस होके 2644 हो जाएगा. ठीक है. दिस प्राइस विल कम डाउन टू 2644. ये प्राइस कम हो गया. जैसे ही कम हो गया आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन पे द फीस बाय चूजिंग एनी ऑफ द अप्रोप्रिएट व्हाट डू यू से पेमेंट मेथड. ठीक है. सो ये आपको डिस्काउंट मिलेगा 8,854 का इफ यू आर यूजिंग द कूपन कोड Y183, राइट. और इसको यूज करके आप बैच में एनरोल करवा सकते हैं. इसका जो लिंक है, अगर आपको इवनिंग बैच में ही एनरोल करना है तो मैंने आपको जो लिंक है वो चैट में शेयर कर दिया है, यहाँ पर है. ठीक है. एंड यहाँ पर आप इस लिंक को क्लिक करके यू कैन रीच टू दिस बैच. ठीक है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई होप आप जल्दी से इस बैच में एनरोल करवा लेंगे. तो मैं आपको इस बैच में 15 फेब को हम मिलेंगे एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस ऑल दीज थिंग्स सिस्टमैटिकली. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक्स अ लॉट.